प्रतिज्ञा करती हूँ मैं आज ये नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं पहले ही अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं विश्व में योगा की पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। थैंक यू संध्या जी। संध्या जी, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, अगर किसी को ज्वाइन कराना हो तो आप ज्वाइन करवा सकती हैं, ठीक है? जी मैम, जी मैम। ओके। कोई होमवर्क भी था आप लोग का? रिसर्च के स्टेप्स पढ़ के आने बोले थे मैम आप। अच्छा, पर क्या है आप लोग? पूरा पूरा नहीं मैम, लेकिन स्टार्टिंग का थोड़ा सा पता है। अच्छा, कैसे कैसे बताइए। सबसे पहले मैम उसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। हम्म। फिर उसके बाद नहीं, पहले रिसर्च का टॉपिक ढूंढते हैं। फिर उसके बाद ना स्पेसिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है करके। हम्म। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं, बाकी याद नहीं आ रहा है अब। अच्छा ठीक है, रिसर्च स्टेप में दो है, ठीक है। दो मतलब टर्मिनोलॉजी है जो बराबर आता है। एक है कॉन्टेस्ट ऑफ एक है कॉन्टेस्ट ऑफ डिस्कवरी, एक है कॉन्टेस्ट ऑफ जस्टिफिकेशन। ये मैं आपको पढ़ा दूंगी बाद में। आज हम लोग नया टॉपिक कर लेते हैं, रिसर्च डिजाइन। सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म करना है मुझे, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चंस है ना उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रिसर्च डिजाइन करते क्यों है, क्या होता है रिसर्च डिजाइन से, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? मैम उससे रिसर्च है वो प्रॉपर वे में चलेगा। हम्म। मतलब अगर नई डिज़ाइन करेंगे, अगर इन द केस, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। हम्म। ठीक है। और कोई रिसर्च डिजाइन की जरूरत क्या है, क्यों क्यों करना चाहिए रिसर्च डिजाइन? टाइम हमारा बचत होगा मैम अगर अच्छे से प्लानिंग किया। अच्छा। और टाइम एक ये है बचेगा मैम, और इजीली समझ में आएगा पैटर्न, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी वो पढ़ने में। अच्छा, और रिसर्च डिजाइन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अभी हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा है, तो रिसर्च डिजाइन के समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन करेंगे तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए रिसर्च डिजाइन के टाइम में? हमने पढ़ा ना, वेरिएबल्स पढ़ा, सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ा, बहुत सारी चीज पढ़ी है ना रिसर्च के लिए अभी। तो जब हम अपना रिसर्च डिजाइन करते हैं तो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें एक प्रॉपर सैम्पलिंग मेथड चूज करना चाहिए, है ना। जो वेरिएबल्स हमने पढ़ा है उसमें लेस कंपाउंडिंग फैक्टर हो, वैसा रिसर्च डिजाइन करना चाहिए, ये सब होना चाहिए ना। मैम तो ये काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट हो गया है ना, जो भी बिल्कुल हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिसर्च डिजाइन में बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। तीन तरीके के मेनली, मतलब ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन में पहले मुझे बताइए कि रैंडमाइजेशन समझ में आता है आपको, क्या होता है रैंडमाइजेशन? यस मैम, मतलब रैंडमली हम किसी को भी चूज कर लेते हैं तो उस कंडीशन को रैंडमाइजेशन बोलते हैं। बिल्कुल, देखिए सैम्पलिंग टेक्निक और रैंडमाइजेशन दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। जो हमने सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ा है वो सैम्पलिंग करने का तरीका हुआ कि हम किस किस मेथड से सैम्पलिंग करते हैं, किस किस मेथड से जो है, कौन क्या क्या मेथड है सैंपल का, सैम्पलिंग जो प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। रैंडमाइजेशन होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरा एज ग्रुप है, जैसे मान लीजिए मेरा एज ग्रुप जो मैंने लिया है वो 12 से 15 साल तक के बच्चों का लिया है, ठीक है। तो उसमें 12 से 15 साल के बच्चे आए, मुझे ऐसा सैंपल लेना चाहिए, हेलो ऐसा तो हेलो। नहीं 12-13 साल के बच्चे ज्यादा हो। मुझे ऐसा रैंडमाइजेशन करना चाहिए जिसमें 12 से 15 साल के बच्चे मेरे रिसर्च डिजाइन में इंक्लूड हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं, मेरा स्टडी है 10 से 15 साल के बच्चों का, तो मुझे हर बच्चे, मतलब हर एज ग्रुप उसमें आना चाहिए ना।
रैंडमली मतलब मुझे मेरा सैंपल जो है, जैसे मान लीजिए मैं स्कूल में जाती हूँ, मैं बस एक क्लास 7 के बच्चों पे करूँ, ठीक है, और क्लास 7 और 8 मिला के करूँ, तो जो कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा मेरे लिए? मान लीजिए 2 क्लास मुझे मिला है, 7th और 8, ठीक है, तो मुझे जो है सिर्फ क्लास 7 के बच्चों को मतलब इंक्लूड करना चाहिए स्टडी में, कि क्लास 7 और 8 दोनों को मिक्स करके करना चाहिए? कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? 7th और 8th रिजेक्ट को मिक्स करना, करके, बिल्कुल ठीक ठीक बोले, 7 और 8 को मिक्स करके करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैम उसमें ज्यादा पॉपुलेशन होगी और ज्यादा हमें वो पता चलेगा कि मतलब बायस कम होगा ये सब। बिल्कुल बायस कम होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बस एक ही एज ग्रुप, मतलब सिर्फ हम 7 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो एक एज ग्रुप के 7 को टारगेट कर रहे हैं, तो बच्चे का एज कितना होगा? 13 से 12, 13 साल, 14 साल, 15 साल मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन हम उसमें 8th को भी इंक्लूड करते हैं, तो उनका पढ़ाई का पैटर्न अलग है, 7th का पढ़ाई का पैटर्न अलग है। 8th वाले बच्चों के साथ कुछ और चेंजेज हो रहा है, इंटरनल चेंजेस, और 7th वाले बच्चों के साथ कुछ और चेंजेज हो रहा है, ठीक है। फूड, डाइट, बिहेवियर सब डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम दोनों क्लास को इंक्लूड करके करेंगे, तो ये प्रोसेस जो है आपका रैंडमाइजेशन होता है। तो किसी भी रिसर्च में रैंडमाइजेशन बहुत जरूरी होता है। जितना अच्छा रैंडमाइजेशन होगा, रिसर्च का रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, उतना बायस कम होगा रिसर्च में, ठीक है। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। रिसर्च डिजाइन क्या है? सेट ऑफ प्रोसीजर्स बाय विच अ स्टडी इज कंडक्टेड व्हिच इंक्लूड्स पार्टिसिपेट, प्रोसीजर, असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, ठीक है। अब रिसर्च डिजाइन किस लिए करते हैं? जो अभी हमने बात किया कि सेट ऑफ प्रोसीजर बाय विच स्टडी इज कंडक्टेड, ठीक है, किस लिए? उनके प्रोसीजर के लिए, पार्टिसिपेंट, प्रोसीजर, असेसमेंट और इंटरवेंशन के लिए। इसीलिए जो है हमारा रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लीजिए कि 13 साल से लेके 16 साल तक के एज के बच्चों पे हमें करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? 13 साल और 16 साल में एक ही क्लास में नहीं, अगर हम अलग अलग क्लास के बच्चों को इसमें इंक्लूड करेंगे, तो क्या होगा? इससे हमारा रैंडमाइजेशन अच्छा होगा, रिजल्ट एक्यूरेट पता चलेगा। इसको बोलते हैं रैंडमाइजेशन। अभी आगे हमको ये टर्मिनोलॉजी काम आएगा। ये आपको रिसर्च डिजाइन कैसे बनाते हैं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपके लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका MDYA का ग्रुप है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जितने बंदे प्रेजेंट हैं, मान लीजिए आप लोग यहाँ पे 30 है, 35 है, ठीक है, इस पे रैंडमाइजेशन अच्छा होगा कि मैं एज ए होल जो है, मतलब जितने भी MDI में, मतलब मान लीजिए कि 200 बंदे हैं, आप लोग 200 स्टूडेंट है, मैं 200 पे करूं, या ये 30-35 पे करूं तो ज्यादा अच्छा होगा? 30-35 पे। मैम 200 पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, लार्ज ग्रुप पे करेंगे। मान लीजिए मुझे सिर्फ फीमेल्स पे करना है, तो मुझे जितने भी फीमेल्स में जो है, जो भी मैंने एज क्राइटेरिया लिया है, मान लीजिए कि मैंने फीमेल्स का एज क्राइटेरिया लिया हुआ है 20 से लेके 30 साल तक के लेडीज पे मुझे कोई रिसर्च करना है, मुझे MDYA की टीम पे ही रिसर्च करना है, ठीक है। तो हम ये सारा एज ग्रुप मेरे रिसर्च में आएगा, तो मेरा रिसर्च और अच्छा होगा ना, रिजल्ट और अच्छा आएगा। मुझे पता चलेगा, मैं उसको क्राइटेरिया वाइज देख सकती हूँ ना, कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। अगर 20 से 25 साल के एज ग्रुप में देखें, तो उसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो रैंडमाइजेशन जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा हमारा जो है रिसर्च प्रोसीजर होगा, असेसमेंट होगा। असेसमेंट समझ में आ रहा है? जो हम मेजर करते हैं, असेसमेंट टूल होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को जिससे हम नापते हैं ना, एसेस करते हैं जिस टूल से, उसको असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जैसे योगा, जितना लार्ज सैंपल साइज होगा, जितना अच्छा रैंडमाइजेशन आप करेंगे, उतना अच्छा आपका रिसर्च डिजाइन होगा, ठीक है। एक रिसर्च डिजाइन कैसा होना चाहिए? जो रिड्यूस नॉइस, इनहांस सिक्योर सिग्नल्स, ठीक है, और जिसमें लेस कंपाउंडिंग फैक्टर हो। कंपाउंडिंग फैक्टर सबको याद है ना, जो कंपाउंडिंग वेरिएबल्स हमने पढ़ा था, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग फैक्टर होगा, जिसमें मैं आपको बताई थी ना जब वेरिएबल पढ़ा रही थी, कि कंपाउंडिंग फैक्टर हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये जिसमें कम से कम कंपाउंडिंग वेरिएबल हो, वो रिसर्च डिजाइन, हमें वैसा रिसर्च डिजाइन करना है जिसमें कम से कम कंपाउंडिंग फैक्टर हो। अब कम से कम कंपाउंडिंग फैक्टर कैसे होगा? एक तो रैंडमाइजेशन से होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, एक रैंडमाइजेशन से होगा। उसके बाद फिर जो है, मान लीजिए हम स्लिप पे कर रहे हैं,
तो एक प्रॉपर स्लीप का हमें डायरी मेंटेन करना होगा कि वो बंदा कब सोया, कितने बजे उठा, 8 घंटे की नींद प्रॉपर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये डायरी एंट्री से, रैंडमाइजेशन से, ये सब से क्या होता है, लेस कंपाउंडिंग फैक्टर होने का चांसेस होता है, ठीक है। अब देखिए डिजाइन में क्या क्या हमें देखना है। पार्टिसिपेंट कौन हो गया आपका? में क्वेश्चन था मेरा मैम, कंपाउंडिंग फैक्टर में इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कौन से वेरिएबल को कंट्रोल करना पड़ता है? नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल आपने क्लास किया हुआ है इसका, जो मैं ली थी वेरिएबल्स का? किया तो है आ, क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बताई थी, जैसे आप योगा रिसर्च करते हैं तो जो इंटरवेंशन है, जैसे योगा है तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको हम नापते हैं, ठीक है, जिसको हम क्वेश्चनएयर से नापते हैं रिसर्च के पहले और डिजाइन के ये रिसर्च के बाद, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। जैसे मान लीजिए हम एंगर नाप रहे हैं, डिप्रेशन नाप रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कंपाउंडिंग फैक्टर हो जाता है कि जो मान लीजिए आप स्लिप पे जो है अपना रिसर्च कर रहे हैं, अब कोई एसी में सो के आ रहा है, कोई नींद पूरा करके आ रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, कोई पसीने से सो रहा है, तो ये कंपाउंडिंग फैक्टर है ना। हो सकता है जो आप स्लिप पे उस पे काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। जो चीज आप नाप रहे हैं, कंपाउंडिंग वेरिएबल्स हम उसको बोलते हैं कि जो चीज हम नाप रहे हैं अगर उसको कोई अफेक्ट करता है तो उसको कंपाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल को, जैसे कि मान लीजिए हम एंगर का असेसमेंट कर रहे हैं या हम डिप्रेशन नाप रहे हैं और किसी कारण से कोई फैक्टर है या किसी का हम मेमोरी नाप रहे हैं, ठीक है, और उसको जो है कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको हम कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जी क्लियर हुआ? जो डिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्टर्ब करता है उसको हम कंपाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं। जी थैंक यू। जैसे अभी मैं आपका क्लास कर ले रही हूँ, मान लीजिए पीछे से कोई आवाज आ रही है, तो वो कंपाउंडिंग वेरिएबल है ना, कि मैं आपको वो चीज पहुंचा नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो वो नॉइज जो है इस तरह का क्या हो गया, एक तरह का ये कंपाउंडिंग वेरिएबल हो गया, ठीक है। जो डिस्टर्ब करे, जिस चीज को आप नाप रहे हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को नाप रहे हैं, ठीक है। जी आगे समझ में? और बाकी वेरिएबल्स का एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ मैंने सारी चीजों को, ठीक है। चलिए अब रिसर्च डिजाइन जो हम बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज हमें देखने की जरूरत है, क्या क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट कौन होंगे आपके? सैंपल। सैंपल हो गए, वेरी गुड। इंटरवेंशन क्या हो गया, अगर हम योगा रिसर्च कर रहे हैं तो इंटरवेंशन क्या होगा हमारा? योगा योगा। यही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो इंटरवेंशन आप दे रहे हैं, है ना। योगा क्या हुआ आपका? इंटरवेंशन, ठीक है। सिचुएशनल कांस्टेंट, अभी जैसे मैं आपको बताई ना कि जैसे आप स्लीप पे कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें कोई रुकावट आ रही है, आप मतलब आपको स्लीप को मेजर करना है, आप योगा दे रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा योगा दे रहे हैं, भ्रामरी दे रहे हैं कि रात में सोने के समय जो भ्रामरी करेगा उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, जो सैंपल आपने लिया है, आप वो कहाँ सो रहा है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, वो तो हम चेक नहीं कर रहे हैं। हो सकता है किसी के एरिया में, चैलेंजेस हाँ, जो चैलेंजेस चैलेंजेस जो है, आते हैं हाँ, research में। जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपके, ये क्या हो गया, सिचुएशनल कंसेप्ट। ये मान लीजिए एक तरह का आपका कंपाउंडिंग वेरिएबल्स हुआ, कंपाउंडिंग फैक्टर्स हुआ। चैलेंजेस मैम सैंपल को आ रहे हैं या चैलेंजेस रिसर्चर को आ रहे हैं? नहीं, चैलेंजेस जिसको आप नाप रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मैं बताई ना, एंगर, एंजाइटी, अगर हम नाप रहे हैं उसको नापने में हमें चैलेंजेस आ रहा है, कोई कोई डीवी को फैक्टर, नापने में, मेजरमेंट असेसमेंट में अगर कोई चैलेंजेस आ रहा है, दैट इज सिचुएशनल कंस्ट्रेंट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ पे आप स्लिप को नाप रहे हैं, ठीक है, मैं स्लिप का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, कॉमन है, आप लोग को सबको समझ। मान लीजिए हमें स्लिप को नापना है कि हम भ्रामरी प्राणायाम इंटरवेंशन दे रहे हैं और हमें जो है स्लिप को नापना है। तो स्लिप में अब मान लीजिए कि आप सबका इन्वायरमेंट तो अलग अलग है ना, सब तो अलग अलग सेटिंग में रह रहे हैं, तो वहां पे एक फैक्टर ये भी तो है आपका कि कोई अच्छे से नींद, किसी का इन्वायरमेंटल स्टेट ऐसा है, किसी का घर ऐसा है कि जिसमें जहाँ बहुत अच्छी नींद आ सकती है, कोई बहुत गर्मी से आ रहा है तो उसको नींद अच्छी। तो ये सब क्या है, ये चैलेंजेस है हमारे सैंपल के साथ, जिसको हमें रिड्यूस करना है, जिसको एक कंट्रोल सेटिंग में रखना होता है हमें, वो हमें अपने रिसर्च में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए टूल्स है, जैसे कि मैंने बताया था ना, एंगर है, डिप्रेशन है, ये सब इनडायरेक्टली हमें नापना होता है। तो हम जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो टूल्स उस एज ग्रुप को, हर टूल्स जो है एक एज ग्रुप को फॉलो करता है। अगर हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल का बात करें, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, मेमोरी, इन सब चीज का बात करें, तो ये सब क्या है, इनडायरेक्टली वेरिएबल है। इसको क्या 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 बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो ये वेरिएबल्स को कुछ और भी बोलते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट में बताई, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। कॉन्स्ट्रक्ट में बताई थी ना, कॉन्स्ट्रक्ट में पढ़ाई थी आपको। तो जिसको इनडायरेक्टली नापते हैं वो हमारा कॉन्स्ट्रक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो टूल्स है, ये आप अगर मान लीजिए आपको एंजाइटी नापना है और आपका जो है, जो पॉपुलेशन है, जो सैंपल है, वो किस एज ग्रुप का है, वो टूल्स उस पे काम करेगा कि नहीं करेगा, परफेक्ट टूल्स कौन सा होगा जिसका। अब टूल्स क्यों कैसे अच्छा है वो कैसे बताएंगे आप। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, एंजाइटी का 5 क्वेश्चन है आपके पास, 5 तरह से आप एंजाइटी चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा उस चीज को सेलेक्ट करने में। मान लीजिए किसी एडोलेसेंट पे आपको करना है और 5 टूल्स आपके पास है, तो उसमें आपको क्या 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 देखना है उस टूल्स में। मैं पढ़ा चुकी हूँ ये चीज आपको। मैम कि वो उस चीज को मेजर करने के लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं। ठीक है, मेजर करने के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है, चलिए, एक तो एज ग्रुप ध्यान रखना है कि वो टूल जो है उस एज ग्रुप पे एप्लीकेबल है कि नहीं, और रिलायबिलिटी पढ़ाया हुआ मैंने आपको, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों, रिलायबिलिटी एंड रिलायबल वैलिडिटी। है कि नहीं, वैलिडिटी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये सब चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 फैक्टर है कि जब भी हम रिसर्च डिजाइन करते हैं तो पार्टिसिपेंट, इंटरवेंशन, सिचुएशनल कंस्ट्रेंट और ये टूल्स आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे उस दिन मैं सैंपल पढ़ा रही थी तो किसी ने पूछा था ना मेरे से कि कोई मोबाइल यूज करता है, कुछ ऐसे ही था उनका, कोई आईटी फील्ड में है, कि वो कितना कोई मेंटल लेवल पे अगर कोई काम काम कर रहा है तो हमें फैक्ट्री फैक्ट्री वर्कर्स का हम डेटा नहीं नहीं लेंगे ना। मान लीजिए किसी को, अगर हम किसी मेंटल एक्टिविटी पे काम करते हैं तो मेंटल प्रॉब्लम किसको होगा, किसान को तो नहीं होगा। जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको तो नहीं होगा क्योंकि वो फिजिकली हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो फिजिकल नहीं कर रहे हैं, मेंटल वर्क ज्यादा कर रहे हैं, उनको मेंटल प्रॉब्लम होगी ना। तो हमारा सैंपल क्या 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 होना चाहिए, एक फैक्ट्री वर्कर होना चाहिए कि एक आईटी प्रोफेशनल होना चाहिए। आईटी प्रोफेशनल। तो इसीलिए पार्टिसिपेंट चुनने के पहले कौन सा आप सैंपल ले रही है, आपका टॉपिक क्या है, इन 4 चीज को ध्यान में रख के कभी भी आप रिसर्च डिजाइन कीजिए तो ये 4 चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आपके पार्टिसिपेंट कौन होंगे, इंटरवेंशन क्या होगा, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट जो चैलेंजेस है, जो कंपाउंडिंग फैक्टर्स है, उसको आप कैसे कम से कम करेंगे अपने रिसर्च में। ठीक है, और टूल्स जो मैं आप यूज कर रही हैं, वो टूल्स जो है एप्लीकेबल, वो सही टूल्स यूज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, चलिए, अब टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन देखिए क्या है। एक्सपेरिमेंटल है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है और नॉन एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आप लोग सबको पता है कि इसमें वेरिएबल है, कॉजल रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कि हम योगा देख करके दे रहे हैं कि योगा का इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए हम योगा देने के पहले भी डेटा कलेक्ट करते हैं और योगा देने के बाद भी डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, उसमें टेस्ट लगाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे सैंपल में कोई चेंज आया कि नहीं आया, कि जो हमने डेटा पहले लिया था उससे और ज्यादा बेकार हो गया डेटा हमारा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल होता है कि रिलेशनशिप तो इसमें भी कॉजल रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसमें कोई रैंडमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, सबसे अच्छा रिसर्च डिजाइन होता है आपका एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में आपको रैंडमाइजेशन करना होता है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रही हैं और उसमें आपने रैंडमाइजेशन नहीं किया तो वो फिर क्वासी एक्सपेरिमेंटल, फिर वो डिजाइन अच्छा नहीं माना जाता है। और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपका डिस्क्रिप्टिव डिजाइन हो गया कि इसमें हाइपोथेसिस बनाइए नहीं बनाइए, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई जरूरी नहीं है। इसमें कोई काउज एंड इफेक्ट जो है, माने हमें पता ही नहीं होता इस पॉपुलेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए मैं सर्वे कर रही हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि उसमें रिजल्ट क्या आएगा जब तक उसमें उसका पूरा में जब तक मेरा सर्वे पूरा ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता है। कॉजल में पढ़ाई थी ना आपको,
जी मैम, काउजन इफेक्ट क्या था? कॉज एंड इफेक्ट वाला मैम। हाँ 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 हाँ। तो जब भी दो वेरिएबल होता है जो हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या क्या देख रही हूँ? योगा देने के बाद हम तो यही चेक करते हैं ना कि योगा देने के पहले क्या कंडीशन था, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का, और योगा देने के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या हुआ। ठीक है, प्री और पोस्ट डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं सैंपल को, एक बार योगा देने के पहले और एक बार योगा देने के बाद, उनका मेन जो है उद्देश्य क्या होता है? वेरिएबल ही चेक करना ना, कि मतलब वो कुछ फर्क पड़ेगा तो उसमें कुछ चेंजेस आएगा ना। जी ठीक है, मैम। अब जैसे कोई डायबिटिक है मान लीजिए, अगर हम उसको जो है अर्धमत्स्य नाशन दे रहे हैं, तो अर्धमत्स्य नाशन देने के पहले हम उनसे क्वेश्चन भरवाएंगे, ठीक है, और अधमस्तक जो है मान लीजिए हमने उनको 15 सेशन दिया, 15 सेशन के बाद फिर से उनसे क्वेश्चन भरवाएंगे। अगर उस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तभी तो हम बोलेंगे ना कि वो आसन उस पर इम्पैक्ट कर रहा है या इफेक्टिव है वो आसन, कोई पॉजिटिव चेंज आएगा तभी तो हम बताएंगे। ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप होता है कि कुछ चेंजेस आया कि नहीं आया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई असर हुआ कि नहीं हुआ, उसको जो है हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी देखते हैं, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी देखते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें रेंडमाइजेशन करना होता है, इसमें कोई रेंडमाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। किसी को भी आप जो है मतलब इसमें कोई भी एज ग्रुप या कुछ भी रेंडमाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल, अगर आप रेंडमाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो वो अपने आप आपका क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो जाएगा। और ये रिसर्च डिजाइन को हम अच्छा नहीं मानते हैं। सबसे अच्छा डिजाइन अगर कोई पूछे तो वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपका वही डिस्क्रिप्टिव हो गया कि इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं निकलता है, बस हमें वर्ड का आंसर मिलता है। ठीक है, मैम ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में ही आ गया ना कि अगर इक्वल चांसेस नहीं है। हाँ देखिए, ये एक्चुअली ना जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं ना, तो कभी कभी तल क्या होता है ना कि सैंपल कम होने के कारण, या नहीं तो अब हम रेंडमाइजेशन भी तभी करेंगे ना जब हमारा सैंपल साइज बड़ा हो। मान लीजिए हम कोई ऐसा कोई जैसे प्रेग्नेंट और लेडीज पे ही कर रहे हैं, तो उसमें रेंडमाइजेशन करना पॉसिबल है क्योंकि उतना सैंपल ही नहीं है उसका। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो जाएगा। तो बहुत सारा जो रेयर पॉपुलेशन होता है उस पे जो है अधिकतर इस तरह का होता है, क्योंकि रेंडमाइजेशन तभी हो सकता है जब उस सैंपल साइज बड़ा हो, लार्ज हो। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 30-35 से ज्यादा होता है सैंपल साइज तो उसको अच्छा मानते हैं, और उसमें रेंडमाइजेशन भी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ही स्कूल पे जाके कर रही हूँ, 100 बच्चे हैं स्कूल में, तो पॉसिबल है कि हर बच्चा बीमार होगा, या हर बच्चा जो जो मैं डिपेंडेंट वेरिएबल नाप रही हूँ हर बच्चे के साथ होगा। हो सकता है कि 100 बच्चे में एक ही बच्चा ऐसा निकले, हो सकता है 5-6 निकल जाए, हो सकता है 10 बच्चा ऐसा निकल जाए, लेकिन चांसेस है ना निकलने का। ठीक है, तो उतने बड़े सैंपल में रेंडमाइजेशन करना आसान होता है, लेकिन छोटे सैंपल में रेंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और नॉन एक्सपेरिमेंटल में तो उसमें कोई वेरिएबल का ही काम, जैसे कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो उसमें कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता है, उसमें हाइपोथेसिस बनाना भी कोई कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या है, आपको जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड पार्टिसिपेंट एलोकेशन हैपेंस थ्रू रैंडमाइजेशन। ठीक है, अभी जैसे हमने जो चीज डिस्कस किया वही है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट पे रिलेशनशिप पे काम करता है, और पार्टिसिपेंट एलोकेशन होना उसमें मतलब रैंडमाइजेशन होना जरूरी होता है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सबसे अच्छा रिसर्च डिजाइन माना जाता है। ठीक है, शुड हैव हाई इंटरनल वैलिडिटी। हाई इंटरनल वैलिडिटी क्या था बताइए, मैं पढ़ाई हुई हूँ आपको। कंपाउंडिंग था ना, फैक्टर इंटरनल एक्सटर्नल कंस्ट्रक्ट स्टैटिस्टिकल सब वैलिडिटी का क्लास हुआ है, बताइए क्या होता है। देखिए, अगर आप पीछे वाला भूलते जाएंगी ना, अगर पीछे वाला क्लियर नहीं होगा तो आगे भी नहीं समझ में आएगा। मैं बार बार आपको ये चीज बोल रही हूँ, इसलिए मैं बार बार क्लास में ही मैं आपके डाउट क्लियर करने का कोशिश करती हूँ ताकि आपको
आगे समझ आए। अगर आप पीछे भूलते जाएंगी और आगे पढ़ते जाएंगी तो नहीं होगा। रिसर्च मैम बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका इन्फ्लुएंस मतलब कंपाउंडिंग का इन्फ्लुएंस उस पे कम से कम हो। बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं आप। इंटरनल वैलिडिटी होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो है इम्पैक्ट डिपेंडेंट कंपाउंडिंग वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे कम से कम हो। जिस चीज को हम नाप रहे हैं उसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल का जो इफेक्ट है वो कम से कम हो। ठीक है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ऐसा होता है, ऐसा होगा ही जब हम रेंडमाइजेशन करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट चेक करेंगे, तो हमारा तो ये बनता ही है ना, ये इंटरनल वैलिडिटी तो उसमें हाई होगा ही। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको 100 बच्चे का एग्जांपल दी कि मेरा सैंपल साइज 100 बच्चों का है, तो 100 में जो चीज मैं नापना चाह रही हूँ, जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कुछ तो आएगा, क्योंकि वो सारे बच्चे तो बीमार है नहीं, वो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर क्लास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा मेरा। ठीक है, उसमें रिजल्ट आने के ज्यादा चांसेस है कि मैं एक 30 बच्चों पे रिसर्च करूं, उस पे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो जब रेंडमाइजेशन, जब सैंपल लार्ज होता है तो उसमें जो है अपने आप रिजल्ट आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा यही जो मैंने आपको बताया प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, ये वही है जो हम एक बार जैसे हम लोग योगा देते हैं, तो योगा में क्या है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होता है ना। एक बार योगा देने के पहले उनसे वो सारी चीजें क्वेश्चनेयर भरवाते हैं, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या हमारा जो है मेमोरी है, जो ये सारी चीजें हैं वो एक बार हम योगा देने के पहले भरवाए। पोस्ट टेस्ट होता है कि एक बार हमारा योगा सेशन खत्म हो गया तो फिर से वही सारा क्वेश्चन फिर से उनसे भरवाते हैं। ठीक है, तो इसे टू ग्रुप टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन इसलिए बोलते हैं इसको। एनोभा आप पढ़ेंगे, अभी स्टैटिस्टिकल मैं पढ़ाऊंगी स्टैटिस्टिक्स आपको, तो एनोभा उसमें मैं बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? मैम इंटरनल वैलिडिटी क्या बताया आपने? इंटरनल वैलिडिटी होता है जो आप जिस वेरिएबल को नाप रहे हैं ना, डिपेंडेंट वेरिएबल को, उसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल कम से कम हो। ओके मैम, उसको मतलब डिस्टरबेंसेस जो नॉइज कम एक से तरह कम का, हो, मतलब वो कम से कम हो। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल मैम। उसको और ना। रैंडमाइजेशन मतलब कि लार्ज सैंपल हम्म। साइज, या इसको कुछ और भी देखिए समझ अगेन, सकते हैं? रैंडमली किसी को भी, मतलब आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, आप बिल्कुल रैंडमली किसी को बिल्कुल, भी पिक कर लो। नहीं नहीं नहीं, वो आपका सैम्पलिंग हो गया। मैंने इसीलिए कहा था रेंडमाइजेशन आप सैम्पलिंग के बाद करते हैं, मतलब सैम्पलिंग हो चुका है, आपने जो भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था या सिस्टमैटिक था वो आप कर चुके हैं, यहाँ पे सैम्पलिंग ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आपका रैंडमाइजेशन ये हो रहा है कि आपने जैसे मान लीजिए कि मेरा पॉपुलेशन 100 था। ठीक है, हमने उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाया। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में 100 में से हम 30 पार्टिसिपेंट को निकाल लिए। ठीक है, 100 में से हम 30 पार्टिसिपेंट को निकाले, फिर 30 पार्टिसिपेंट में हमें ये देखना होगा कि मान लीजिए मेरा एज ग्रुप 10 से 15 साल था। ठीक है, तो 10 से 15 साल उस एज ग्रुप वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसमें। और रेंडमली हमको किसी को भी, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम जैसे कि मैं आपको प्रेयर करवाती हूँ, किसी को भी एक को चूज करके के मैं बोल दी। ठीक है, लेकिन 10 दिन में कोई एक दिन तो ऐसा होता है ना कि जो बहुत अच्छा करवाता है, 10 दिन में कोई ऐसा भी होता है कि जो प्रेयर जो है मतलब किसी को याद याद नहीं रहता है। 10 दिन में कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब, तो उसमें क्या है कि हर किसी को चांस मिलेगा। ठीक है, हर सैंपल को हम चांस देंगे, तो हमारा क्या है, उसमें ज्यादा हम रिजल्ट निकाल सकते हैं ना उसमें। इस केस में देखिए, सैम्पलिंग और रैंडमाइजेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। रैंडमाइजेशन सैम्पलिंग के बाद हो रहा है और हम हर पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और रैंडमाइजेशन आपका लार्ज पॉपुलेशन में ही पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे मतलब ऐसे करना चाहते हैं कि हम लोग पहले सैंपलिंग कर लेंगे, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया जो हमारे सैंपल्स हैं, फिर हाँ उसमें हाँ, से भी हम और सेलेक्ट करेंगे और लोगों को भी। नहीं, उसमें से हमें ये देखना है, जैसे मान लीजिए कि एज ग्रुप मान लो कि जो है एज ग्रुप जो है हमने 10 से 15 साल लिया था, लेकिन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने के बाद मेरे पास 10 से 15 साल का एज ग्रुप नहीं आया। मान लो मैंने रेंडमली किसी को, सैम्पलिंग में क्या होता है कि रेंडमली मैं किसी को सेलेक्ट कर ली, लेकिन मेरे पास एज ग्रुप नहीं आया।
मुझे 10 से 15 साल मेरा एज ग्रुप था और जब मैं सैंपलिंग की तो सैंपलिंग में मुझे पता चला कि कोई 10 साल के बंदे ज्यादा आ गए हैं और 15 साल के बंदे आए ही नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, जब हम रैंडमली सैंपलिंग करें तो यस मैम। तो उसमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि सैंपलिंग के बाद कि हमें अब अगर मान लो ऐसे समझो इस चीज को कि हमने 100 में से 15 निकाला सैंपल, ठीक है, सैंपलिंग हो गया 15 में से। हो सकता है कि 15 में से ऐसा हुआ हो कि 10 से 15 साल का एज ग्रुप है और हमारे पास 10 से 12 साल का ही आया, 13-14 आया ही नहीं, ठीक है। यस मैम। तो मैम वो ये हमें ध्यान लेकिन रखना समहाउ मैम ये तो समहाउ आपके उससे नहीं मिलता है रैंडमाइजेशन के लिए क्या स्ट्रेटिफाइड करना है रैंडम मैम आगे? सैम्पलिंग से? क्या क्या मैम ये समहाउ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से नहीं मिलता, क्योंकि उसमें भी जो पॉपुलेशन होती है हमारी हेट्रोजीनियस होती है, उसमें भी हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, है ना, अपनी एज क्राइटेरिया के हिसाब से। वैसे ही हाँ। रैंडमाइजेशन भी थोड़ा उसी के सिमिलर नहीं है, पर ये आपने बोला पर ये रैंडमाइजेशन लेकिन वो सिमिलर उसके है, बाद होता वही है। मैं बोल रही हूँ कि लेकिन सैम्पलिंग हो चुका है यहाँ हाँ पे, राइट मैम, ये अब समझ सैम्पलिंग में के आया। बाद होगा। ये रैंडमाइजेशन आप सैम्पलिंग टेक्निक यहाँ हो चुका है, आपका सैम्पलिंग टेक्निक पूरा हो चुका है, तभी तो आप डिजाइन में आ रहे हैं ना। आपका सैम्पलिंग हो चुका है, आपका वेरिएबल हो चुका है। जो रिसर्च डिजाइन आप बनाते हैं, जो रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं आप, तो प्रपोजल में आपका वेरिएबल हो चुका है, हाइपोथेसिस बन चुका है, ठीक है। रिसर्च डिजाइन हम इन सब के बाद बनाते हैं, तो मैम ठीक आप है। अभी एग्जांपल जो दे रहे थे उसमें एक बार बताइए ना, तो अगर 15 तक नहीं आए, 14 और 15 एज ग्रुप के लोग नहीं आए, फिर हम क्या करेंगे रैंडमाइजेशन के लिए? रैंडमाइजेशन के लिए फिर से हमें सैम्पलिंग पे फोकस करना होगा, फिर से हमें उस प्रोसेस पे जाना होगा। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, मैंने 100 अगर, यानी तो आपका अगर सैंपल साइज छोटा है तो उसमें रैंडमाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका सैंपल साइज छोटा है। उस केस में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे केस में क्या है, सैंपल हेल्दी सैंपल्स है, मेरे सैंपल्स को कोई बीमारी नहीं है। मैं जो रिसर्च कर रही हूँ, मेरे जो सैंपल्स है वो हेल्दी सैंपल्स है, जो हेल्दी बच्चे हैं वो मेरे सैंपल्स है, ठीक है। उसमें से मुझे निकालना है कि उसमें से कितने बच्चे को, जो मैं नापना चाह रही हूँ, उसमें से कितने बच्चे उस कैटेगरी में आ रहे हैं। और जो मान मान अगर 100 में से मान लीजिए कि 3 ही बच्चे आ रहे हैं, 5 ही बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आ रहा है ना कि हाँ, जो 3 बच्चे थे उनको ये प्रॉब्लम थी और योगा देने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो 3% का भी तो मेरा कुछ ना कुछ रिजल्ट बन के आएगा ना। तो इसीलिए कहते हैं जब भी हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हैं तो हमारा जो सैंपल साइज है उसको मोर देन 50 होता है तो अच्छा माना माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें 30 रैंडमाइजेशन तो कुछ हुआ ही नहीं मैम, मतलब एक बार हमने उसको चूज कर लिया सैंपल को, फिर हमें पता चला कि मेरे जो सिलेक्टिव पीपल है वो नहीं है उसमें नहीं पूरी नहीं, तरह, उसमें तो आप नहीं, जैसे मान लीजिए मैं पायलट स्टडी कर रही थी, छोटा स्टडी की, ठीक है। तो मेरे पायलट स्टडी में क्या हुआ कि मेरे पायलट स्टडी में सिर्फ दो साल, मतलब जो 2 एज ग्रुप थी वो ज्यादा हो गई। जैसे मान लीजिए मेरा मैं बस एग्जांपल देके समझा रही हूँ आपको कि 15 से 20 साल का मान लीजिए मेरा सैंपल ग्रुप था। तो मेरे पायलट स्टडी में क्या हुआ कि 18 और 20 साल के बहुत सारे बच्चे आ गए और इसके पहले 15 से लेके 16 साल तक कोई आया ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में तो हम सच में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस क्लास पे मैंने किया है, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने किया है, उसमें वो पॉसिबल ही नहीं था, उसमें उस एज के बच्चे आ ही नहीं सकते थे। तो उसमें रैंडमाइजेशन नहीं हुआ ना। अगर हमारा 5 साल का एज ग्रुप है और 5 साल के एज ग्रुप में सैंपल साइज 10 बच्चे पे कर रही हूँ पायलट स्टडी में, तो उसमें तो हम कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपका सैंपल साइज बड़ा है, अब जैसे मैं स्कूल गई, मान लीजिए कि प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं, तुम्हें तो मैं मतलब 7th क्लास ही दूंगी या क्लास 6 ही दूंगी, मैं 7 तो दे ही नहीं सकती, या 9-10 नहीं दूंगी, उनके पेपर चल रहे हैं, मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो अगर मैं सिर्फ एक ही क्लास के ऊपर करूंगी तो एक क्लास में कितना एज ग्रुप आ जाएगा आपके पास? एक 2 साल 2-3 साल का फिर से फर्क पड़ेगा। कोई 13 का होगा, कोई 14 का होगा, मैक्सिमम 15 का होगा अगर क्लास 7th में देखे तो। 15 भी बहुत कम होंगे, है ना। तो रैंडमाइजेशन नहीं हुआ ना, आपने जो एज ग्रुप चुना वो सारे एज ग्रुप तो उसमें आए नहीं। ओके मैम, तो मतलब ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये जस्ट एक चीज नहीं, बता ये रही आपका थी। देखिए सिचुएशनल फैक्टर है। आपको ओके। डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन पे कैसे ओवरकम करते हैं, लेकिन ये आपको सोचना पहले होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्लानिंग है ना, हम प्लानिंग को बहुत तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन कुछ प्लानिंग में ऐसा होता है कि हमारे बस में नहीं होता। अब मैं स्कूल गई, मान लीजिए मुझे प्रिंसिपल बोली नहीं, तो मैं इस पे नहीं दूंगी, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। मैं तो प्लानिंग की कि मुझे इस एज ग्रुप पे करना है, प्रिंसिपल ने मना कर दिया तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ ना, तब तो मुझे उस प्रोसेस में ही जाना होगा।
तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसमें रैंडमाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लानिंग के पहले हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च के लिए, ठीक है। और इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। मैम मतलब रैंडमाइजेशन होना चाहिए, वो अच्छा है रिसर्च के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि मैं ही प्रेयर करवाने आपको बोलती हूँ, तो रैंडमली बोलती हूँ ना, मैं कोई यहाँ पे सैंपल टेक्निक तो यूज नहीं कर रही हूँ कि मतलब 200 में से मैं इनको ही बोलूंगी करने के लिए। तो आप लोग देखते हैं ना, कोई बहुत अच्छे से कराते हैं, कोई कोई भूल जाते हैं, कोई जो है मतलब, तो उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है ना। अब मैं सिर्फ एक ही से करवाऊं, ठीक है, मैं एक ही सिर्फ प्रियंका जी को ही बोलूंगी प्रियंका जी डेली आप ही को कराना है, तो उससे कुछ निकल के आएगा? एक्टिवली नहीं मैम। पार्टिसिपेंट तो सबका चाहिए ना मुझे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन कितना अच्छा है प्रेयर कराने में। जब हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, इक्वल चांसेस देंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि रिजल्ट क्या है उसका, ठीक है। सिलेक्शन बायस होता है मैम इसकी बिल्कुल बिल्कुल, ये सिस्टम जब बायस पढ़ेंगे ना, बायस भी है में। आगे आपका, तो ये सब चीज पढ़ेंगे अभी आप, ठीक है। मतलब इक्वल चांसेस मिलना चाहिए सारे सैंपल्स को आपको, उसी को आप बस इतना समझिए, उसी को हम रैंडमाइजेशन बोलते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जब हम बनाते हैं तो ये रैंडमाइजेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब ये आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जैसे मैं आपको बताई थी कि देखिए यहाँ पे एक चीज समझने का है, जब हम जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें दो ग्रुप बनता है, ठीक है। जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें दो ग्रुप बनता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम योगा करते हैं तो हमारा कौन सा ग्रुप होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा या कंट्रोल ग्रुप होगा? एक्सपेरिमेंटल योगा ग्रुप। कौन से? वेरी गुड। एक्सपेरिमेंटल। तो योगा क्या हो गया आपका? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, और ये कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ये प्री और पोस्ट, इसको ये समझिए कि हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं, एक बार इंटरवेंशन देने के पहले कर रहे हैं और एक बार इंटरवेंशन देने के बाद कर रहे हैं, यही होता है ना। यस डे मैम। पोस्ट हुआ ना आपका कि एक बार हम इंटरवेंशन देने के पहले जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और एक बार एक बार इंटरवेंशन देने के पहले और एक बार इंटरवेंशन देने के बाद, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल ग्रुप में आपको समझना होगा, ये योगा ग्रुप हो गया, समझ गए, हम लोग योगा स्टूडेंट है तो हम लोग योगा इंटरवेंशन देंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया हमारा, वो योगा ग्रुप हो गया, ठीक है। प्री पोस्ट समझ में आ गया, जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल नापते हैं, ठीक है, उसको जो है हम दो बार नापते हैं, एक बार प्री एक बार पोस्ट। आ गया समझ में? ये इंटरवेंशन हो गया कि हम कितने मंथ दे रहे हैं, 2 मंथ दे रहे हैं, 3 मंथ दे रहे हैं, कितने मंथ का इंटरवेंशन हो गया। इंटरवेंशन यहाँ क्या होगा? योगा। वेरी गुड, योगा होगा, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है आपका, यहाँ पे समझने का है कि कंट्रोल ग्रुप 3 टाइप का होता है, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप 3 तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप, एक होता है एक्टिव कंट्रोल ग्रुप, एक होता है वेट लिस्टेड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। एक्टिव कंट्रोल नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप हो गया आपका, मैं आपको नीचे से समझाती हूँ फिर वो ज्यादा समझ में आएगा। वेट लिस्टेड कंट्रोल ग्रुप हो गया आपका कि जैसे मान लीजिए कि मैं योगा दे रही हूँ और इस ग्रुप को मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जब हम इनका योगा खत्म कर देंगे, कंट्रोल ग्रुप का अगर टाइप मिलेगा तो मैं दे दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। सेम टाइम पे मैं इसको योगा नहीं दूंगी, मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को योगा दूंगी। मैं कंट्रोल ग्रुप को जो है जब मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है, तो मैं इसको योगा दूंगी, नहीं तो नहीं भी दूंगी। ये हो गया वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपका एक्टिव कंट्रोल ग्रुप हो गया कि हम इस ग्रुप को योगा दे रहे हैं और इस ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है योगा के साथ साथ इसको हम फिजिकल एक्सरसाइज दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यस हम मैम। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को योगा दे रहे हैं, यहाँ पे हम फिजिकल एक्सरसाइज मतलब योगा के इक्विवेलेंट ही हम कुछ देते हैं, तो उसको हम एक्टिव कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। क्योंकि ये भी फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज तो योगा को बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप योगा और फिजिकल एक्सरसाइज ये दोनों हम दे रहे हैं, तो ये एक्टिव कंट्रोल ग्रुप हो गया। नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप दे रहे हो मतलब होता है कि इस ग्रुप को हम कुछ भी दे रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि इसको हम योगा दे रहे हैं और इसको हम आयुर्वेदा दे रहे हैं। जब हम दो चीज का जब हम दो ग्रुप का
क्योंकि फिर इससे क्या क्या निकला आपका, ये 3 तरह के कंट्रोल ग्रुप होते हैं। जब भी आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और ये कंट्रोल ग्रुप, आपको 2 ग्रुप बनाना होता है, ठीक है। रेंडमाइजेशन होता है प्रॉपर इसमें, ठीक है। जितना मान लीजिए क्लास 7th और 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 6 और 7th होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिर यहाँ पे 7 बना दिए, यहाँ पे भी जो है ना यहाँ पे 8 ले लिए, तो रेंडमाइजेशन नहीं हुआ ना। अब समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए यस कि मैम, यस। एक्सपेरिमेंटल जो योगा ग्रुप है मेरा, वो हम क्लास 7th को बना दिए, और जो मेरा कंट्रोल ग्रुप है उसको क्लास 8th को बना दिए, तो ये रेंडमाइजेशन होगा? नहीं होगा। यहाँ मान लीजिए 50% हम जो है 50% क्लास 7th है, 50% क्लास 8th है, यहाँ पे भी 50% क्लास 7th है। मतलब जो एज ग्रुप आप यहाँ पे ले रहे हैं, जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, वही आपको कंट्रोल ग्रुप के साथ भी करना है। यही रेंडमाइजेशन हुआ आपका। अब समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे MDYA पे कोई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करना है, ठीक है। तो मैं 20 से लेके 25 साल तक की, मान लीजिए फीमेल्स पे मुझे करना है, तो 20 से 25 साल की जो एज ग्रुप, ऐसा मैं नहीं करूंगी कि 20 से 22 साल में, मतलब 20 से 22 मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में डाल दी और 23 से 24 साल मेरा यहाँ पे आ गया, तो वो रेंडमाइजेशन नहीं कहलाएगा। जो आपका यहाँ है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, वही आपका कंट्रोल ग्रुप में होगा, वही आपका रेंडमाइजेशन हुआ, ठीक है। और इसमें 2 ग्रुप बनाना बहुत जरूरी होता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आप सिर्फ सिंगल ग्रुप पे नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल ग्रुप में आपको बता दी कि वेट लिस्टेड कंट्रोल ग्रुप क्या हो गया, कि जिसमें हम वेट करवा रहे हैं, वेट लिस्ट, ठीक है। हम देंगे लेकिन ये वेटिंग पीरियड में, हम एक साथ नहीं दे रहे हैं इनको, ठीक है। क्योंकि ऐसा रिसर्च में माना जाता है कि कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी नहीं देना एक अनइथिकल प्रैक्टिस होता है, ठीक है। ये इथिकल प्रैक्टिस नहीं है। तो नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप, एक्टिव कंट्रोल ग्रुप और वेट लिस्टेड कंट्रोल ग्रुप, ये 3 तरह का, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हैं तो ये 3 तरह का कंट्रोल ग्रुप आपके पास होता है। और ये आपका एक्सपेरिमेंटल, ये प्री और पोस्ट वही डेटा हो गया जो डिपेंडेंट वेरिएबल को आप नापते हैं। फिर हम इसमें चेंजेस देखते हैं, ये घट रहा है, घट रहा है, मतलब बैलेंस में है, या कुछ हुआ ही नहीं, जैसा प्री था वैसा ही पोस्ट डेटा आ गया हमारा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा कंट्रोल ग्रुप है वही 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 ज्यादा एक्टिव हो गया, जिसको हमने फिजिकल एक्सरसाइज दिया वही जो है ज्यादा आगे हो गया योगा से, ठीक है। बहुत बारी क्या होता है कि कंट्रोल ग्रुप का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये 3 तरह का आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। जब भी आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करेंगे, मान लीजिए आपका सैंपल साइज 100 है, तो 50 योगा में जाएगा और 50 आपका नॉर्मल ग्रुप रहे, जो भी रहेगा, वेट लिस्टेड कंट्रोल ग्रुप, एक्टिव कंट्रोल ग्रुप या नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। जी मैम। चलिए अब ये देखिए, ये 3 ग्रुप प्री पोस्ट, ये देखिए ये एनोवा डिजाइन है। जब भी हम 2 से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करते हैं ना, जैसे उसमें क्या था, इसमें क्या है कि एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, प्री पोस्ट एक एक्सपेरिमेंटल है, कंट्रोल है। लेकिन एनोवा क्या होता है, एनोवा डिजाइन में जब हम 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है। और एक से, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप को हम योगा दे रहे हैं, एक को आयुर्वेदा दे रहे हैं, और एक को हमने, मतलब मान लीजिए कि इसको वेट लिस्टेड रखा हुआ है। 3 तरह से ही कंट्रोल ग्रुप बनेगा ना, एक्टिव कंट्रोल ग्रुप, वेट लिस्टेड कंट्रोल ग्रुप या नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप, यही होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें जब 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है तो उसको हम लोग एनोवा बोलते हैं, ठीक है। 3 ग्रुप प्री पोस्ट डिजाइन इज नोन एज एनोवा। जब ये 3 ये बन जाता है हमारा ग्रुप, जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है कौन अच्छा है, आयुर्वेदा अच्छा है, योगा अच्छा है कि नेचुरोपैथी अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये इंटरवेंशन, ये 3 ग्रुप बना देंगे। जैसे ही एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से ज्यादा हुआ, 2 हो गया, तो उसको एनोवा डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, एनोवा, ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया कि इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑल्सो स्टडी कॉजल रिलेशनशिप बट विदाउट रेंडमाइजेशन, इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होता है। अब रेंडमाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इसका इंटरनल वैलिडिटी कम होगा, ठीक है। और 2 ग्रुप प्री पोस्ट डिजाइन विदाउट रेंडमाइजेशन, जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, एनोवा में भी ऐसा ही होगा। अगर हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से ज्यादा होगा और उसमें भी हम रेंडमाइजेशन नहीं करते हैं, तो वो हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, ठीक है।
ये हो ही गया कि इसमें रैंडमाइजेशन नहीं, फिगर के थ्रू समझाया गया है आपको कि इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता है, और ये आपका प्री कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। जब भी रिसर्च होता है तो ऐसे ही होता है, एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलता है, और उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि जो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी हमको नापना था वो काम कर रहा है कि नहीं, वो इफेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, इसी से हमारा रिजल्ट आता है। फिर विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप, देखिए इसको समझिएगा आप लोग। ठीक है, विद इन ग्रुप क्या होता है, विद इन मतलब क्या होता है, समझते हैं आप लोग? अपने विद इन मीन्स बीच अंदर। ठीक है, साथ में। देखिए दो चीज होता है, एक होता है विद इन ग्रुप, एक होता है बिटवीन ग्रुप। ठीक है, तो विद इन ग्रुप में क्या होता है, एक ही आदमी का, ठीक है, एक ही आदमी का जब हम प्री और पोस्ट डेटा लेते हैं तो उसको हम विद इन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये एनोवा पढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी है जानने का कि अभी मैं आपको बताती हूँ इसको। विद इन ग्रुप क्या हो गया, जब एक ही आदमी का, जब एक ही सैंपल पे हम उसका प्री और पोस्ट डेटा ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, विद इन ग्रुप। सेम पार्टिसिपेंट अंडरगोइंग डिफरेंट कंडीशन, एक ही पार्टिसिपेंट पे हम उसका प्री और पोस्ट डेटा ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो पार्टिसिपेंट है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पार्टिसिपेंट है और एक यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप का पार्टिसिपेंट है। जब हम इन दोनों का डेटा जो है अलग अलग नापते हैं या इन दोनों का डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग चेक करते हैं तो ये क्या हो गया, बिटवीन ग्रुप। दो ग्रुप है ना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों को नापते हैं तो वो हो गया बिटवीन ग्रुप, इसको हम रिसर्च के भाषा में बिटवीन ग्रुप बोलते हैं। और अगर हम सेम पार्टिसिपेंट का प्री और पोस्ट डेटा लेते हैं तो इसको हम विद इन ग्रुप डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप? ठीक है, और ये देखिए प्री, जैसा मैं आपको बताई कि, हाँ बताइए मैम बिटवीन में क्या होता है? मैम विद इन का मतलब ये हुआ ना कि सेम ग्रुप है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस उनको मेजर कर रहे हैं। नहीं ये नहीं हुआ? नहीं, ये सब बिल्कुल मत समझिए। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि प्रियंका जी है, ठीक है, मैं प्रियंका जी का प्री और पोस्ट ले ली। ठीक है, तो वो विद इन मतलब एक ही आदमी का मैं योगा देने के पहले और योगा देने के बाद जब जो है दोनों कंडीशन में नापती हूँ तो क्या हो गया, वो हो गया विद इन ग्रुप। और यहाँ पे मान लीजिए कि आकांक्षा जी भी आ गई, प्रियंका जी और आकांक्षा जी दोनों का अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल नापती हूँ तो वो क्या हो गया, बिटवीन ग्रुप। मतलब यहाँ दो लोग हैं, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल के ग्रुप बीच में। यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है, प्री और पोस्ट के बीच में, एक ही सैंपल पे। ठीक है, एक ही आदमी पे प्री, हाँ जी मैं वही यहाँ कह पे। रही ठीक है, आगे समझ में, एक प्री हो गया एक पोस्ट हो गया। जैसे कि आपके कहने का मतलब है कि पहले हमने उसको करवाया, उसके बाद हमने रिजल्ट देखा, और जो बिटवीन वाला है उसमें हमने कंपेयरिंग की नहीं, दो पर्सन। देखिए दोनों अलग अलग नहीं है। जब हम रिसर्च करते हैं ना तो ये डेटा हमें निकालना होता है। ठीक है, कि हम दो दो डेटा आ गया ना मेरे पास, जब हम टेस्ट लगाते हैं ना तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास। ये सारे रिसर्च में एप्लीकेबल होता है, ऐसा इसका कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है। विद इन ग्रुप जब हम निकालते हैं तो हमेशा हमारा प्री पोस्ट डेटा का ही निकलता है, और बिटवीन ग्रुप जब निकालते हैं तो जब वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का ही होता है। देखिए अब एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल हमारे पास क्या है, एक तो पहले ये हम विद इन ग्रुप में ये चेक कर रहे हैं कि जो हमने योगा दिया है उसका कोई असर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, विद इन ग्रुप में तो यही यही चेक हो रहा है ना, प्री पोस्ट डेटा चेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चेक हो रहा है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बीच में हो रहा है कि कौन सा अच्छा कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अच्छा कर रहा है या कंट्रोल ग्रुप अच्छा कर रहा है, किसका डेटा अच्छा आया है, तो वो बिटवीन अकॉर्डिंग टू ग्रुप कंपेयरिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रुप कंपेयरिंग होता है। ये सब सारे रिसर्च में ये मैं भी करूंगी तो मैं करूंगी कि विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप। तो जब हम दो ग्रुप को कंपेरिजन करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को, तो उसको हम बिटवीन ग्रुप डिजाइन बोलते हैं। और जब हम एक ही ग्रुप को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ही प्री और पोस्ट डेटा कंपेरिजन करते हैं तो उसको हम विद इन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये दो वर्ड है, विद इन और बिटवीन। ये हो गया प्री और पोस्ट। जब हम एक ही ग्रुप के प्री और पोस्ट को चेक कर रहे हैं तो हमारा विद इन ग्रुप हो गया। और जब हम दो ग्रुप मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को चेक कर रहे हैं
ठीक है, तो वो हमारा बिटवीन ग्रुप हो गया। दोनों चेक करना जरूरी है ना जरूरी। विद इन ग्रुप से हमें क्या क्या पता जी चल रहा मैम। है कि योगा इफेक्टिव है कि नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल ग्रुप को जो है फिजिकल एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो योगा ज्यादा इफेक्टिव हुआ कि फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा इफेक्टिव हुआ, तो हमें दोनों टेस्ट करना होगा ना, विद इन और बिटवीन दोनों ही। हम कंट्रोल ग्रुप को कर रहे हैं तो हमें इसका कंपैरिजन भी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल का भी, और हमें इसका कंपैरिजन भी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल मतलब प्री और पोस्ट का भी। ठीक है, ये दोनों हमें चाहिए होता है। हमने एमए में भी पढ़ी थी योग की बुक में कि हमने हाँ, हाँ। कुछ लोगों को योगा करवाया था, कुछ लोगों को मेडिसिन उसमें दवाइयों पे रखा था, हाँ, तो हाँ, दोनों हाँ, का कंपेयर करा था, तो वो हाँ, चीज हाँ, मेरे को याद आ रही है। हाँ। तो योगा में क्या हो गया कि योगा देने के पहले और योगा देने के बाद प्री पोस्ट तो देखना होगा ना कि कुछ चेंजेस आया कि नहीं आया। फिर ये भी देखना होगा कि अगर हम कंट्रोल ग्रुप को फिजिकल एक्सरसाइज दे रहे हैं तो योगा का ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया कि फिजिकल एक्सरसाइज का ज्यादा रिजल्ट आया। जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल नाप रहे हैं उसमें असर किसका ज्यादा अच्छा आया, योगा का आया कि फिजिकल एक्सरसाइज का आया। ठीक है, अब समझ में आया। विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप, ये एक जी ही मैम। ग्रुप के अंदर हो रहा है विद इन। ठीक है, और बिटवीन क्या हो रहा है, इसमें दो दो ग्रुप के अंदर हो रहा है। दो ग्रुप के अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको देखना है कि कौन सा ज्यादा अच्छा हुआ, कंट्रोल ग्रुप ज्यादा परफॉर्मेंस है उसका ज्यादा अच्छा हुआ कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ज्यादा अच्छा हुआ। क्योंकि जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो तो हमें प्रूफ करना है ना, हमें अभी प्रूफ तो हुआ नहीं है। हम जो हाइपोथेसिस बनाए हैं कि मेरा योगा वर्क करेगा, तो वो प्रूफ तो हुआ नहीं है ना अभी। ये सब चीज तो सारा प्लानिंग में है, पेपर पे है। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो विद इन ग्रुप हो गया, प्री और पोस्ट एक ही एक्सपेरिमेंटल, एक ही ग्रुप का जब हम प्री और पोस्ट डेटा लेते हैं तो विद इन ग्रुप होता है, और जब हम दो ग्रुप का लेते हैं तो वो बिटवीन ग्रुप होता है। आया समझ में? हाँ मैम ये जो कंट्रोल ग्रुप आपने बताया 3, नॉर्मल, एक्टिव और वेट लिस्ट, तो नॉर्मल में आपने क्या बताया था कि इसमें क्योंकि इसमें इंटरवेंशन तो है ही नहीं कंट्रोल ग्रुप में, नहीं, तो नॉर्मल नॉर्मल ये है कि आपका जैसे मान लीजिए कि आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो वो आपका नॉर्मल ग्रुप में आ गया। ठीक है, नॉर्मल, एक्टिव और आपका वेट लिस्टेड। ठीक है, ये 3 तरह के ही आपके कंट्रोल ग्रुप होते हैं। ये समझ में आ गया सबको? लेकिन फिर ऐसा सम आपकी आवाज नहीं आ रही है जरा। हेलो, हेलो, अभी आ रही है मैम? हाँ, अभी आ हाँ, रही है क्या? अभी आ रही है, बताइए। हाँ, नॉर्मल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप सेम ही होगा ना, फिर हम उनको कुछ नहीं दे रहे। हम्म। ये सही है, नॉर्मल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप सेम ही होगा। नहीं, नॉर्मल ग्रुप कंट्रोल, देखिए नॉर्मल ग्रुप हो गया कि हम ग्रुप को, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में मैं जाके दे रही हूँ, तो नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप क्या हो गया कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई ही करेगा। जो 50 बच्चे मान लीजिए उनका मैथ्स क्लास है, उस टाइम में जब मैं योगा क्लास ले रही हूँ तो मैथ्स क्लास ही कर रहा है, मतलब वो नॉर्मल रूटीन पे है अपने। मैं उसको कुछ छेड़ नहीं रही हूँ, मैं उसको कुछ नहीं कर रही। वो जैसे नॉर्मल मतलब जो उसका डेज होता है, जो क्लासेस होती है, वो नॉर्मल ही अपने रूटीन पे है। ठीक है, उसको मतलब हम कुछ दे नहीं रहे, हमारे तरफ से कुछ भी हम जो है उसको ना हम वेट लिस्टेड ग्रुप में रखे हुए कि हम बाद में देंगे, ना उसको एक्टिव कंट्रोल ग्रुप में रखे हैं कि हम उसको फिजिकल एक्सरसाइज देंगे। नॉर्मल मतलब कि जो अपना वो नॉर्मल रूटीन कर रहा है वो उसी रूटीन में है, हम उसको कुछ भी चेंज नहीं कर, हम अपने तरफ से उसको कुछ दे नहीं रहे, वो नॉर्मल हो गया। जैसे मान इसमें लीजिए, हाँ। मैम इसमें इसे कह सकते हैं कि जैसे हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, तो हम्म, जो इसमें है नॉर्मल ग्रुप में मीन्स कि आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, हम आपको हाँ, हाँ, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। क्या कहते हैं, जो एक्टिव ग्रुप है उनको हमने एक्टिविटी कराई कि हाँ आप इस तरह से करो। और हम्म। जो थर्ड था कि हाँ अभी हम आपको कराएंगे, इस टाइप के नहीं नहीं वेट में नहीं नहीं नहीं, देखिए कंफ्यूजन मत रखिए इसमें। देखिए ये थर्ड ग्रुप जो है एनोवा में है, ये अलग चीज है। ग्रुप हमेशा दो ही बनता है, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल। जब हम एनोवा डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें दो, मान लीजिए कि मेरे मन में है कि मैं देखूं, चेक करूं कि योगा मतलब आयुष में क्या क्या है, आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है,
ठीक है, ऐसे ही है ना। अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं योगा भी चेक करूं, आयुर्वेदा भी चेक करूं कि कौन ज्यादा अच्छा है, ठीक है, मतलब कौन ज्यादा इफेक्टिव है। तो मैं दो एक्सपेरिमेंटल, जहां एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से ज्यादा आपने ग्रुप बना दिया, तब वो एनोवा उस समय आता है। नहीं तो नॉर्मल सिर्फ दो ही ग्रुप काफी होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए, एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप हो गया कि जो अपना डेली रूटीन जो सैंपल कर रहा है उसको एज इट इज छोड़ दे, उसको कुछ भी डिस्टर्ब ना करे। एक्टिव कंट्रोल ग्रुप हो गया कि योगा के साथ हमने फिजिकल एक्सरसाइज भी दे दी। वेट टेस्टेड हो गया कि ठीक है, अगर रिसर्चर को टाइम मिलेगा तो वो पक्का उसको इंटरवेंशन देगा। ठीक है, इसमें दो ग्रुप ही बनता है। लेकिन अगर किसी को, मान लीजिए किसी रिसर्चर को मन कर रहा है कि भैया हम देखें कि ये भी काम कर रहा है, ये कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एनोवा डिजाइन करते हैं। फिर उस प्री पोस्ट डिजाइन को जो है हम लोग एनोवा बोलते हैं। ठीक है, मैम इसका कोई फुल फॉर्म है क्या मैम इसका एनोवा कोई का? लॉन्ग फॉर्म है क्या? हाँ आ? फुल फॉर्म है। नहीं, एनोवा का तो कोई ऐसा फुल फॉर्म है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन एनोवा ही बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका, हाँ तो एक मिनट चाहिए। एनोवा का होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अच्छा, वेरिएंस अभी नहीं पढ़ाई हूं ना मैं आपको, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को बोलते हैं एनोवा। ठीक है, जब भी हम एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे तो उसको एनोवा ही बोलते हैं। एनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एन का मतलब होता है एनालिसिस, ओ का मतलब होता है ऑफ, बी ए का मतलब होता है वेरिएंस। ठीक है, क्लियर है? किसी ठीक है को कुछ मैम। पूछ? ठीक है, हाँ मैम, एक चीज और, ये जो कंट्रोल ग्रुप आपने बताया, इसमें योगा के साथ देना है या मतलब कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो हम जो भी इंटरवेंशन दे रहे हैं उसको ऐड करके ये सब करना है, या वो इंटरवेंशन हम नहीं देंगे? एक देखिए, नॉर्मल में नॉर्मल उसको रखेंगे, एक्टिव में उसको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे, और वेट लिस्ट में हम उनको बाद में कराएंगे, ऐसा कुछ है? ये क्लियर कर दीजिए थोड़ा। देखिए, जब आप अपना डिजाइन बनाते हैं ना, तो ये कंप्लीटली आपको सोचना है कि आप अपना कंट्रोल ग्रुप कैसा रखना चाहती हैं। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप आपको नॉर्मल रखना है, एक्टिव रखना है, या वेट लिस्टेड रखना है, ये कंप्लीटली, ये सारा डिसीजन रिसर्चर का होता है, इसमें कोई इंटरप्ट नहीं करता, उसके गाइड और रिसर्चर का होता है कि आप कंट्रोल ग्रुप को कैसा रखना चाहती हैं, नॉर्मल रखना चाहती हैं, एक्टिव रखना चाहती हैं, कि वेट लिस्टेड रखना चाहती हैं। अगर मान लीजिए आप वेट लिस्टेड रखना चाहती हैं या एक्टिव कंट्रोल रखना चाहती हैं, ठीक है, तो एक एक रिसर्चर से ये पॉसिबल नहीं होगा ना, या नहीं तो आपको किसी को हायर करना होगा योगा सेशन देने के लिए या फिजिकल एक्सरसाइज देने के लिए, क्योंकि ये जब भी ये होगा तो दोनों सेम टाइम पे होगा। ये चीज भी है, रेंडमाइजेशन पे समय भी सेम होना चाहिए। अगर हम इसको लंच के बाद दे रहे हैं तो इसको भी लंच के बाद मिलना चाहिए। ये सब आपको रिसर्च में ध्यान ध्यान रखना है कि जब भी हम दो ग्रुप बनाते हैं तो जो चीज इस ग्रुप के साथ हो रहा है वही चीज इस ग्रुप के साथ भी होना चाहिए। यही आपका रेंडमाइजेशन होता है। ठीक है, इस एज ग्रुप में जितना आपने इस ग्रुप में जितना एज ग्रुप डाला है, इस ग्रुप में भी उतना ही एज ग्रुप आना चाहिए। लंच के बाद दे रहे हैं, दोनों एक साथ मतलब चलना चाहिए। ये सारा चीज फॉलो करना होता है। तो क्या होता है, इसीलिए बहुत लोग जो है नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप ही रखते हैं, बहुत बहुत सारे रिसर्चर, क्योंकि एक बार में रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि ये दोनों ग्रुप को संभाल पाए। लेकिन कोई कोई रिसर्च ऐसा होता है जो जब भी आप कोई कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उसमें आपको एक्टिव कंट्रोल ग्रुप ही रखना पड़ता है। एक्टिव कंट्रोल ग्रुप अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे मान लीजिए ये दो चीज हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो दो तरह की चीजें आ रही हैं और इसको इथिकल प्रैक्टिस माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपको डिजाइन करना होता है, ये टोटली आपके मन की बात है कि आप अपने रिसर्च को कैसे डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपको नॉर्मल रखना है, एक्टिव रखना है, वेट लिस्टेड रखना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 3 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखना है, एक कंट्रोल ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखना है, एक, ये सब आपके टॉपिक के ऊपर और आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अपना रिसर्च डिजाइन करना है। मैम वेट लिस्ट हमें किस कंडीशंस में लेना चाहिए, वेट लिस्ट वाला? वेट लिस्टेड एक्चुअली ये होता है कि मतलब ये ना वेट लिस्टेड क्या हुआ, ना एक्टिव ही हुआ ना नॉर्मल ही हुआ। ठीक है, वेट लिस्टेड जो है बीच का, ये समझ लीजिए काम है। बहुत सारे जो है हम लोग इसमें जो है मतलब योगा रिसर्च में वेट लिस्टेड रखते हैं। ठीक है, लेकिन वो होता है एक नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप की तरह ही है। वेट लिस्टेड को भी बहुत अच्छा करने में सबसे अच्छा होता है एक्टिव कंट्रोल ग्रुप। ठीक है,
क्योंकि वेट लिस्टेड में क्या है कि रिसर्चर कह रहा है कि ठीक है, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम जरूर देंगे उसको योगा इंटरवेंशन, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो बहुत लोग जो है वेट लिस्टेड कंट्रोल ग्रुप रखते हैं। ठीक है, हम इसका ओके क्वेश्चन मैम। बन सकता है, आ क्वेश्चन कैसे बन सकता है मैम इस पर? देखिए, क्वेश्चन तो अभी कंट्रोल ग्रुप पे मैं कभी देखी नहीं हूँ कि एक्टिव कंट्रोल, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपके सिलेबस में है, तो इसीलिए वो मैं आपको पढ़ा दी। लेकिन अभी कंट्रोल ग्रुप का ये डिजाइन ये बना है आपका। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। ये रेंडमाइजेशन भी बहुत 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 बार आया है, लेकिन रिसर्च में सिर्फ लिखा था नॉर्मल कंट्रोल, एक्टिव कंट्रोल। इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा गया है अभी तक, तो मैं नहीं देखी हूँ। लेकिन हाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल कंट्रोल क्या होता है, एक्टिव कंट्रोल क्या होता है, वेट लिस्टेड कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, ओके मैम। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आया है, मैं नहीं देखी हूँ आज तक कभी, लेकिन हाँ, नॉर्मल कंट्रोल, एक्टिव कंट्रोल, वेट लिस्ट कंट्रोल इस तरह लिख करके आया है उसमें सिलेबस में, और आपके सिलेबस में है तो पढ़ना तो है ही। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे अच्छा डिजाइन होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, रेंडमाइजेशन भी समझ में आ गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो अभी भी? नो मैम। चलिए, मैं यहीं पे आज स्टॉप कर देती हूँ, कल इसको मैं पूरा करवा दूंगी आपको। ठीक है, कल ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कि ये देखिए डिस्क्रिप्टिविटी का डिजाइन, ये सब मैं कल आपको बताती हूँ। ये सारा कुछ जो है हम केस स्टडी डिजाइन में ऑलरेडी जो है, आप केस स्टडी क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको सब कुछ पता ही है। हाँ मैम एक बार सोलोमन का बता दीजिए अभी। क्या सोलोमन। क्या चीज? हेलो हाँ हाँ बताइए, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, बताइए क्या बोल रहे हैं? मैम, SOLOMO सोलोमन का पूछना था एक बार, कोर ग्रुप डिजाइन का। एक्चुअली आपकी आवाज थोड़ी मेरे पास सही नहीं आ रही है, इसलिए मुझे समझ मैम में वो नहीं। कुछ सोलोमन बोल रहे हैं, अच्छा उन्होंने कोई नहीं, शायद पढ़ा अभी। अच्छा कोई नहीं, आपको मैं सारा जवाब दे दूंगी, एक्चुअली टाइम हो चुका है अभी। ठीक है, कल फिर से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी अभी बचा हुआ है वो देखिए, अब सब वही है जो हम पहले पढ़ाई कर चुके हैं, वही सारी चीजें अभी आएगी आपके पास। इसलिए मैं शुरू में बोल रही थी कि वो सारी चीजें जो है आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रिसर्च डिजाइन के बाद मैं आपको रिसर्च बायस पढ़ाना शुरू करूंगी कि क्या होता है बायस। ठीक है, ये कंपाउंडिंग फैक्टर से कैसे डिफरेंट है, कितने तरीके का होता है, किस किस स्टेज में क्या होता है, सैम्पलिंग में कहाँ पे ये हो सकता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर ये है आपका बायस जो है। और मैम रिसर्च आपका जो रिसर्च का क्लासेस है कितना हो चुका है, मतलब टोटल? मैं कोशिश करूंगी कि इस हफ्ते में, क्योंकि अब जो है ना क्या है कि जो समझने का था वो समझने वाला काम हो गया है। बस आपका जो बचा हुआ है अब वो सिर्फ अब ये रिसर्च डिजाइन के बाद बहुत ज्यादा नहीं है। फिर स्टैट्स हम जल्दी जल्दी करेंगे। स्टैट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, ओके ठीक है सभी। चलिए अब मैम अपने बीच में क्लास बंद हो गई थी क्या दोपहर में? नहीं, दोपहर में एक्चुअली मेरा रिसर्च चल रहा है ना, डेटा कलेक्शन का काम, तो मुझे टाइम नहीं हो पा रहा था। कभी मुझे स्कूल में लेट हो जा रहा था, कभी मतलब आने में मैं क्लास नहीं ले पा रही थी आपकी, इसलिए मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया। ये टाइम अच्छा है वैसे मैम। ठीक है, तो इसी टाइम में हम डेली क्लास किया करेंगे, और जो मैं पढ़ा चुकी हूँ एटलीस्ट उस पर फोकस करें। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब हम क्लास यहाँ पे ओवर करते मैम हैं। नोट्स मिले नहीं मैम अभी तक, वो नोट्स मिलेंगे तो रिवीजन हो जाएगा ना। ये 2-3 क्लास और मुझे लेने दीजिए इस मतलब इस वीक तक, उसके बाद आपको नोट मिल जाएगी। ज्यादा क्लास कहाँ होगी अभी? मैम एटलीस्ट जो पुराने वाले हैं उसको दे देते हैं, पुराने मतलब वाले तो मैंने दे कुछ दिए हैं आपको। नहीं भेजे हैं सर अभी। सर नहीं भेजे अभी तक आप लोग को? अच्छा ठीक है, मैं सर एक बार ग्रुप में सर को मैसेज डालिए, क्योंकि सर के पास ही है, मैं उनको पहले ही दे दी हूँ जितने भी नोट्स वगैरह हैं। ठीक है, बोल चुके मैम कुछ हैं भी नहीं सर मिला को। है। हाँ बताइए। कुछ पूछ रहे थे आप लोग?
अच्छा, प्रेयर प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मुझे कुछ बात भी करनी है आपसे। प्रेयर कौन कराएगा? लक्ष्मी जी करवाइए प्रेयर फटाफट। हाँ जी मैम। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, दोनों आंखें सहजता से बंद, हाथों पर कोई भी एक मुद्रा ले लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ साथ शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर घर्षण करेंगे, पलकों पर लगाएंगे और धीरे से आंख खोलेंगे। जी मैम, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू लक्ष्मी जी। एक्चुअली मेरे पास कुछ कॉल्स आए हुए थे, 4-5 कॉल्स आए थे, आप लोग में से ही किन्हीं ने किया था। ये आपका कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं पीएचडी के लिए, ठीक है? तो कल क्या करूँगी, कल मैं जब सेशन स्टार्ट करूँगी उसके पहले मैं आपको कुछ-कुछ हिंट्स दे दूँगी कि कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है? ओके मैम। चलिए, वो आपको काम आएगा। यस मैम, थैंक यू। मैम आज ही नोट्स देने बोल दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं आज बोलती हूँ नोट्स प्रोवाइड कर देने के लिए, क्योंकि नोट्स मैं अपने हैंड से दे दी हूँ आप लोगों को।